नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। लगभग अभी तक हमें लगता है कि 9 या 10 क्लासेस आ चुकी हैं, शायद ये 10वीं क्लास है आज। और जो भी साथी इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि कितना बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। जो भी हमारे साथी यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अदर एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पीसीएस प्री, यूपी आर ओ ARO, जहाँ पे भी आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन आता है, विशेषकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए नहीं, उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो साथी हमारे पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, वो जान रहे होंगे कि क्लासेस में जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कितना बेहतरीन और कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस क्लासेस की क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि आपको ज़्यादा कहानी नहीं बताई जाती है, टू द पॉइंट जो कंटेंट है वही आपको दिया जाता है, जो कि PYQs बेस्ड होता है और आपके सिलेबस पर पूर्णतः आधारित होता है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब आज की क्लास से शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने बायोनॉमिक्स पे चर्चा की थी, जैविक आवर्धन पे चर्चा किया था। आज की क्लास में हम क्या चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैव भू रासायनिक चक्र को ही देखेंगे। तो चलिए, इसको देखने के पहले पहले हम लोग जो क्लासेस में हमारा पढ़ने का तरीका है उसी के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा ये आपके सामने इस स्लाइड को क्लियर करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, इसको सब समझेंगे। तो जो आपका जैव भू रासायनिक चक्र है, इसमें मुख्यतः आपके रासायनिक चक्र यही है आपका। इसमें पहले हम इन 3 शब्दों को समझेंगे। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र का जो जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है, सीधा सा आप लीजिए, कोई जीवन। भू का मतलब भूमि हो गई आपकी, या फिर मिट्टी हो गई। रासायनिक का मतलब होता है जो भी आपके, समझ लीजिए, रासायनिक तत्व हैं, या फिर रासायनिक कोई भी आपका यौगिक है। ठीक है, चक्र का तो मतलब चक्र ही होता है, अभी समझेंगे। तो अब इन तीनों का मतलब समझ गए। तो अब इसका बेसिकली जो जैव भू रासायनिक चक्र का मतलब होता है कि ये जो आवश्यक तत्व है ना, जो ये आवश्यक तत्व हैं, आपके आवश्यक तत्व हैं, इन आवश्यक तत्वों का जीवों, भूमि और जल तथा वायुमंडल के बीच घूमना। अब कैसे घूमना भी हम बताएंगे आपको। अभी ऐसे समझिए कि अगर सीधी सी बात की जाए, शाब्दिक अर्थ के आधार पे पूछा जाए जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कुछ नहीं है बल्कि जो आवश्यक तत्व होते हैं उनका जो है जीवों, भूमि, वायुमंडल तथा जल के बीच में घूमते रहना। कैसे घूमते हैं, एक उदाहरण अभी हम आपको समझाएंगे। तो उदाहरण के माध्यम से आपके दिमाग में सारी चीज़ें एकदम आसानी से हो जाएंगी क्लियर। अब उदाहरण देखिए, आपका हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। CO2 आपकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके कहाँ पे है? वायुमंडल में। कहाँ पे है? वायुमंडल में। अब इस वायुमंडल में जब आपके पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? इसी की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में अपना बनाते हैं भोजन। अपना क्या बनाते हैं? भोजन। कार्बोहाइड्रेट्स में इसको परिवर्तित कर लेते हैं। फिर आप पेड़ पौधे हो गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसी, अब यहाँ पे भोजन बन गई आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसको कौन खा लेता है? कार्बन के फॉर्म में जो आपका ये कार्बन, ये चला जाता है इनके पास। यहाँ से ये भोजन यानी कि ग्लूकोज के रूप में ये चला जाता है जो आपके प्राणी होते हैं, जो पौधों को खाते हैं, जीवों के पास या फिर जानवरों के पास। ठीक है, अच्छा, अब कार्बन यहाँ पहुँच गया, यहाँ से कार्बन यहाँ आया, यहाँ से कार्बन यहाँ आया। अब यहाँ से जब जानवरों के पास चला गया, तो जब जानवर मृत हो जाते हैं, जब इनकी डेथ, ठीक है, जो मृतक शरीर होती है उसको जो है, जो अपघटन करता होते हैं, वो अपघटक करके इसको सड़ा गला के फिर से क्या करते हैं, जो आपका CO2 होता है उसको इसको कहाँ कर देते हैं? इसको वायुमंडल में पहुँचा देते हैं। तो देखिए, एक चक्र चल रहा है ना कि आपका, अगर हम कार्बन को देखें तो कैसे ये जो है वायुमंडल से आती है, पेड़ पौधों जानवरों से होते हुए फिर वायुमंडल में चली जा रही है। तो यही चक्र है। तो जैसा ये चक्र है ना, ऐसे ही कि आपके जो तत्व हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, जैसे आपका कार्बन हो गया, तो ये सभी जो तत्व हैं ना, इनके भी बीच ऐसे ही एक चक्र चलता रहता है। वो जीव में, भूमि में, वायुमंडल के बीच में ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, एक के माध्यम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे घूमते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आपको यहाँ पे बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अब जो इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं अपने PPT में।
तो परिभाषा क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों का, अजैविक तत्व हैं आपके ये, जैविक तत्व कौन होते हैं? जैविक तत्व में तो आपके दो आते हैं, जो जीव हो गए, आपके पादप हो गए जिनमें जीवन है, और ये क्या है जो आपके अजैविक तत्व हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इतना ही समझना है आपको कि जैसे देखिए ये अजैविक तत्व था, अजैविक तत्व था, फिर ये कैसे अजैविक तत्व जो है आपके जैविक तत्वों के माध्यम से होते हुए फिर इसी में पुनरागमन, इसका पुनरागमन मतलब फिर से आना। तो जो जैविक तत्व हैं कैसे अजैविक में कन्वर्ट होते हैं, फिर अजैविक में जाते, जो आपके अजैविक तत्व हैं, ये आपका अजैविक तत्व हो गया, ये कैसे जैविक में जाता है, पेड़ पौधों में भोजन बन के जाता है, फिर आगे देखते हैं कैसे ये फिर से वायुमंडल में आ जाता है जैव तत्व के रूप में। तो इसी पुनरागमन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसे पोषक चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपका जैव भू रासायनिक चक्र है ना, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है गैसीय चक्र, एक होता है अवसादी चक्र। तो गैसीय चक्र क्या है? तो जैसे जो आपकी गैसें होती हैं, जैसे O2 हो गई, N2 हो गई, तो इनका जो चक्र चलता है इनको गैसीय चक्र बोला जाता है। और जो आपका कैल्शियम हो गया जो कि चट्टानों में पाया जाता है, जैसे कुछ आपके तत्व हैं जो कि चट्टानों में पाए जाते हैं ना, तो उसको बोले जाते हैं अवसादी चक्र, जो कि जैसे ये आपका हो गया ये सारी चीज़ें। ठीक है, कैल्शियम वगैरह हो गई, तो ये इनको अवसादी चक्र बोला जाता है और इनको गैसीय चक्र। तो जो आपका जैव भू रासायनिक चक्र है उसको दो भागों में बांटा जाता है, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में आपकी गैसें आती हैं और अवसादी चक्र में वे तत्व आते हैं जो कि आपकी चट्टानों वगैरह में पाए जा रहे हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। बस आपको इतना ही एक दिमाग में, जो इनमें कुछ रटना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं रटना है। जो रटना है वो एक पॉइंट है, उसको हम बता रहे हैं। अभी आपको बस इतना ही रखना है कि हाँ, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। तो जो तत्व होते हैं वो ऐसे जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में ऐसे टहलते घूमते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे में आते जाते रहते हैं। इसी चक्र को क्या बोलते हैं? इसी चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। बस और कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, बाकी जो चक्र है वो आप लोगों को पता है कि क्या कैसे कैसे आता है। कार्बन के बारे में पूछ लेगा तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि वो वायुमंडल से पौधों में आ रही है, फिर वहाँ से आगे आपके जैसे जीवों में जा रही है, फिर उनकी बॉडी जब डेथ हो जा रही है तो डिकम्पोज होकर फिर से वायुमंडल में चली जा रही है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ओडम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जल चक्र को गैसीय चक्र में सम्मिलित किया था। यानी कि जो जल चक्र है, जल चक्र को उन्होंने गैसीय चक्र का भाग बताया। जल चक्र आप लोग सब जानते ही हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे आपकी वर्षा हुई, फिर ये जल आया नीचे पृथ्वी पर, पृथ्वी के विभिन्न जलीय क्षेत्रों में गया, फिर वहाँ से ये वाष्पीकृत या वाष्पोत्सर्जन विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से फिर वायुमंडल में जाता है, जल वाष्प बन जाता है, फिर जल वाष्प संघनित होकर फिर वर्षा होती है। तो ये जल चक्र होता है। ये भी देखिए घूम रहा है ना। तो ओडम ने इस जल चक्र को गैसीय चक्र में सम्मिलित किया था। अगर आपसे ये पूछेगा कि जल चक्र को किसने गैसीय चक्र के रूप में बताया था, तो ओडम ने। ये बात आपको याद रखनी है, यही इसमें याद रखना है। बाकी चीज़ें जो आप समझ चुके हो चुकी है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे आपके जैविक अनुक्रमण को। क्या पढ़ेंगे? जैविक अनुक्रमण को। तो पहले हम समझेंगे जैविक अनुक्रमण को आपके, कि जैविक अनुक्रमण क्या है। ठीक है, चलिए। तो जैविक अनुक्रमण क्या है, एकदम शांति से ऐसे समझिए। जैविक अनुक्रमण, देखिए, एक मानिए आप कोई खाली क्षेत्र है, ऐसे कोई खाली क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चट्टाने वट्टाने पड़ी हैं, जो भी है। कुछ समय बाद देखेंगे जैसे जब बरसात और होती है तो धीरे धीरे खाली जो स्थान होता है, ये जो चट्टाने हैं ना, इसमें छोटी छोटी ऐसे, जिसको आप देसी भाषा में से आप लोग जानते होंगे ना, क्या बोलते हैं उसे, जो आपके शैवाल होते हैं, जिसको हम लोग शैवाल बोलते हैं, ऐसे उसको देसी भाषा में ऐसे काई बोली जाती है। काई ऐसे छोटे 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 से ब्लू या फिर ग्रीन कलर में या फिर ब्लू ग्रीनिश कलर में ऐसे ऐसे हो जाती है ना, जहाँ पे बारिश होती है। देखा करिए, जब बारिश के मौसम में जो फिसलन हो जाती है वो बेसिकली शैवाल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ समय बाद जैसे जब कोई खाली स्थान होता है तो वहाँ पर शैवाल आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये शैवाल जो है घास बन जाते हैं। ठीक है, घासें आ जाती हैं इस क्षेत्र में, घासें आ गई। फिर देखिएगा उस क्षेत्र में जैसे कोई प्लॉट खाली पड़ा होता है तो वहाँ पे देखिए कुछ समय बाद यहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे हो जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे बन हो जाते हैं। फिर पूरा का पूरा जंगल बन जाता है। फिर उस जंगल में देखते हैं कि अनेक जानवर रहने लगते हैं, उनका आवास हो जाता है। तो कोई प्लेस होता है वो ऐसे जो है एक क्रमिक रूप में ऐसे देखिए उस पर वहाँ पे विकास होता है। क्रमिक रूप में वहाँ पे विकास होता है। किसका विकास होता है? विभिन्न समुदायों का। किसका विकास होता है? विभिन्न समुदायों का। देखिए पहले यहाँ पे शैवाल आए, फिर कैसे घासें आई, फिर पेड़ पौधे आए। ये आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में इन चीज़ों को आप देखे होंगे। जैसे
कोई भी खाली स्थान छोड़ दीजिए जो गांव में होंगे, जैसे कोई खेत ऐसे छोड़ दीजिए उदाहरण के लिए, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अगर खेती ना हुई हो, ना वहाँ जुताई हो, ना वहाँ की सफाई हो, तो देखिए थोड़े समय बाद वहाँ पे विभिन्न प्रकार की घासें, पेड़ पौधे, इधर उधर की चीज़ें उगाती हैं। और पड़ा रहने दीजिए तो पेड़ वो बड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ पे विभिन्न चीज़ों का आवास हो जाता है, विभिन्न प्रकार के पक्षी जानवर वहाँ पे रहने लगते हैं। तो यानी कि एक क्रमागत रूप में हम देखते हैं किसी खाली प्लेस पे जो है, जो आपका खाली स्थान है, जो आपका खाली स्थान है, वहाँ एक क्रमिक रूप में विभिन्न समुदायों का विकास होता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं जैविक अनुक्रमण। क्या कहते हैं? जैविक अनुक्रमण। तो जैविक अनुक्रमण कुछ नहीं है बल्कि किसी खाली स्थान पर, किसी, पूछा जाए आपसे, किसी खाली स्थान पर या फिर किसी खाली क्षेत्र पर समय के साथ क्रमबद्ध रूप में, क्रमबद्ध मतलब ये क्रमिक होता है, ये नहीं कि पहले पेड़ पौधे आ जाएंगे फिर घासें आएंगी, ऐसा नहीं। तो ये क्रमगत रूप में होता है, ठीक है। क्रमबद्ध रूप में धीरे धीरे वहाँ विभिन्न समुदायों का विकास, धीरे धीरे विभिन्न समुदायों का विकास, ठीक है। क्या कहलाता है? आपका जैविक अनुक्रमण कहलाता है। ये समझने वाली परिभाषा है, अभी हम चलेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ गए ना आप? चलिए अब हम चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो इसके बारे में पहले कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। जैसे भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ, यहाँ पे देखिए, ये आपका कोई समुदाय था, पहले कुछ नहीं था, फिर यहाँ पे एक समुदाय आया, फिर समय के साथ ये दूसरा समुदाय हो गया, फिर समय के साथ ये और समुदाय हो गया, समय के साथ फिर पूरा यहाँ पे आपका जंगल वगैरह हो गया और समुदाय आ गए। तो वही है कि समय के साथ किसी वातावरण में समुदायों का रूपांतरण ही क्या है? जैविक अनुक्रमण है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले इससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, फैक्ट देखें। एक आपके वैज्ञानिक थे जिन्हें बोला गया, जिनका नाम है क्लीमेंट, एफ क्लीमेंट। इन्होंने जो है अनुक्रमण की, जो है आपसे पूछा जाए कि अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी, तो आपके एफ क्लीमेंट ने। फिर उसके बाद अनुक्रमण को पूछा जाए कि अनुक्रमण को किस वैज्ञानिक ने एक क्रमागत विधि बताया, तो अनुक्रमण को किस वैज्ञानिक ने एक क्रमागत विधि बताया, तो उनका नाम था ओडम। उनका क्या नाम था? उनका नाम था ओडम। फिर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकीय संक्रमण की अवधारणा किन्होंने प्रस्तुत की, तो पारिस्थितिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की सर्वप्रथम, तो आपको याद रखना है जॉन डब्ल्यू बेनेट। जॉन डब्ल्यू बेनेट, यानी कि परिभाषा पूछे कि किसने सर्वमान्य परिभाषा दी, तो आपके क्लीमेंट थे। ओडम ने इसको एक क्रमागत विधि के रूप में परिभाषित किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने सबसे पहले दी, तो वो आपके जॉन डब्ल्यू बेनेट। इन्होंने एकदम साइंटिफिक अवधारणा प्रस्तुत की सबसे पहले जॉन डब्ल्यू बेनेट ने आपके, ठीक है। शेयर क्या है अभी हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में, यहाँ पे एक, ये उदाहरण क्या है, एक फैक्ट है जिसको अभी हम समझाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को अवशोषित कर लेती है। आग लगने आदि से भूमि बंजर पथरीली हो जाती है, जो लाइकेनों के लिए आदर्श होती है। बेसिकली ये आपके एक बार क्वेश्चन आया था किसी पेपर में, पीसीएस में या यूपीएससी में। वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो आपका सक्सेशन होता है, इसमें जो वृक्ष होते हैं वो घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते, यानी कि जो घास वाला समुदाय होता है, वृक्ष ना, उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। तो उसमें बहुत सारे रीज़न लिखे थे कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्हीं रीजन्स को हमने यहाँ शामिल किया है। देखिए, उसका रीज़न ये होता है ना कि जैसे जब आपका एक समुदाय दूसरा समुदाय होता है, तो उस जो आपका जब सक्सेशन होता है, तो वहाँ पे उसकी विशेषता क्या होती है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को प्रतिस्थापित कर देता है। यानी कि घासें, जैसे जब वृक्ष है तो घासों का प्रतिस्थापन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, घास स्थलों में घास जो है वर्षा, जब जैसे उसका रीजन क्या है, जब वर्षा होती है तो अधिकतर जल को घासें अवशोषित कर लेती हैं अपनी जड़ों में, ठीक है। और तो पेड़ों का उतना अच्छे से विकास हो नहीं पाता। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे आग लग जाती है तो भूमि क्या होती है? बंजर और पथरीली हो जाती है, पेड़ नष्ट हो जाते हैं। और ये भूमि जो होती है वो लाइकेनों के लिए आदर्श होती है, तो वहाँ पे लाइकेनों का विकास होता है, घासों का विकास होता है। उस पथरीली बजरीली ज़मीन पर जो है फिर पुनः वृक्षों का जो लंबी जड़ वाले वृक्ष होते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। देखिए, जिसको ये चीज़ अभी समझ में आया, ये जो हमने अभी बताया उदाहरण, वो नहीं समझ में आया तो हम फिर से एक बार समझाते हैं। इसमें समझना ये है कि जैसे मान लीजिए आपका घास वाला कोई स्थल है, घास स्थल है, उस घास स्थल में आपके घास स्थल है, तो घास स्थल में विशेषता, पहले जैविक अनुक्रमण में क्या होता है वो आप एक बार याद कर लीजिए। जैविक अनुक्रमण में क्या होता है कि इसमें जो
एक समुदाय है, फिर इस समुदाय को प्रतिस्थापित करके दूसरा समुदाय आएगा, फिर इस समुदाय को प्रतिस्थापित करके तीसरा समुदाय आएगा उसी क्षेत्र में, फिर इस समुदाय को प्रतिस्थापित करके चौथा समुदाय आएगा। ऐसे समुदाय आते रहते हैं। फिर एक आखिरी समुदाय आता है जो कि स्थिर हो जाता है, जो कि इस क्षेत्र के लिए मतलब इस क्षेत्र में स्थिर हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं बदलता है। तो यही स्थिरता तक पहुंचते हैं सब। तो लेकिन जो घास स्थल होते हैं ना, उनका जो जो वृक्ष होते हैं, जैसे यहाँ वृक्ष उगते हैं, लेकिन वो घास को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते, यानी कि इस वृक्षों का समुदाय घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा देखिए, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो घास स्थल होते हैं ना, वहाँ पे जैसे आग लगने की घटना हो गई, चराई हो गई और कम वर्षा जैसे जो कारक होते हैं, जैसे घास स्थल है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे वृक्ष उग रहे हैं तो उनको जो है छोटे जानवर उनको चर ले रहे हैं, तो उनकी चराई हो जा रही है। जब चराई हो जाएगी तो बड़े हो ही नहीं पाएंगे। दूसरा रीज़न क्या है, मान लीजिए आग लग गई, आग लग जाने के बाद क्या होगा, वृक्ष तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन घासें फिर से उगाएंगी, तो आग भी एक प्रमुख कारण होती है। उसके बाद एक कारण होती है, जैसे आप मान लीजिए वर्षा। वर्षा में क्या होता है, जैसे वर्षा हुई तो जो घासें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो अधिकांशतः वर्षा के जल को अवशोषित कर लेती हैं, तो वृक्षों को उतना जल मिल नहीं पाता है, तब भी उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो यही सब घटनाएं होती हैं जिसके कारण कि घास स्थल पे जो है वृक्षों का जो आता है समुदाय, वो घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है, इन्हीं रीजन्स की वजह से। अब हमने इसको विशेष करके क्यों पढ़ाया, क्यों हमने इसको पढ़ाया, बाकी चीज़ों को क्यों नहीं? क्योंकि ये आपके PYQs में आया हुआ क्वेश्चन है कि घासों के जो जब आपके अनुक्रमण के क्रम में जो है जो घासों का समुदाय होता है वो वृक्षों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता है, मतलब वृक्ष घासों के समुदाय को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? पूरी तरह से नहीं, घासें वहाँ से नहीं नष्ट होती। जबकि जैविक अनुक्रमण में क्या होता है कि नष्ट हो जाना चाहिए, अगले समुदाय को आ जाना चाहिए, लेकिन घासें अगर वृक्ष आते हैं तो घासों को पुनः पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है, चराई, आग लगने की घटना और वर्षा जिसके प्रमुख रीज़न है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये वाला। उसके बाद हमने आपको ये समझा दिया। अच्छा, अब आप लोग अनुक्रमण को तो समझ चुके हैं ना, अनुक्रमण को समझ चुके हैं, लेकिन अनुक्रमण में जो आप नहीं समझे हैं वो है उसका क्रम। जैसे जो अनुक्रमण होता है ना, उसमें विभिन्न स्टेजेस होते हैं। जैसे अनुक्रमण में हमने आपको क्या बताया, अनुक्रमण में बताया कि कोई खाली स्थान है, वहाँ पे जो है उस खाली स्थान पे जो है विभिन्न समुदायों का क्रमिक रूप में विकास होता है, और लास्ट में जो है एक ऐसा समुदाय होता है जो स्थिर हो जाता है। तो इसके बीच में विभिन्न स्टेजेस आते हैं, विभिन्न चरण आते हैं, उन चरणों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले आपका नग्नीकरण। नग्नीकरण क्या है कि जब वहाँ पे कुछ नहीं है, जब वहाँ पे कुछ नहीं है, वो रिक्त स्थान है, तो उस अवस्था को बोला जाता है नग्नीकरण। फिर प्रवास होता है। प्रवास का मतलब होता है कि जैसे खाली है तो उस खाली स्थान पे जैसे उड़ के या फिर किसी माध्यम से विभिन्न, जैसे बीज आ गए किसी चीज़ का, घासों के बीज आ गए, शैवाल आ गए, या फिर आपके लाइकेंस हो गए, कुछ भी हुए जो उस खाली स्थान पर आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है प्रवास। जैसे खाली स्थान है तो यहाँ पे मान लीजिए घास का बीज उड़ के आ गया, तो अब इसका क्या हो रहा है, दूसरी जगह से यहाँ पे प्रवास हो रहा है। फिर स्थापना होती है, यानी कि जब वो बीज आ गया तो वो वहाँ पे आएगा, आने के बाद वो विकास करेगा। वो क्या करेगा, विकास करेगा। इस स्टेज को बोलते हैं स्थापना। किसी भी समुदाय का, हर समुदाय के साथ ही होता है। तो वहाँ पे स्थापना हुई। स्थापना के बाद प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया के मतलब होता है कि ये वहाँ पे विकास करेगा, ये वहाँ पे विकास करेगा, और यदि वहाँ पे मान लीजिए कोई पहले से समुदाय है तो ये उसके साथ रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, या तो उसको नष्ट कर देगा, अब खुद आगे बढ़ जाएगा, जो भी होगा उस प्रतिक्रिया में। वहाँ दूसरा क्या होता है, प्रतिक्रिया। जैसे मान लीजिए घास है, अभी हमने बताया ना कि पेड़ है, फिर पेड़ आएंगे, तो पेड़ और घास के मध्य क्या होगी, प्रतिक्रियाएं होंगी। तो फिर प्रतिक्रिया का यही स्टेज होता है। फिर अगला होता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में क्या होता है कि इस प्रतिक्रिया के बाद जो है एक ऐसा समुदाय बचेगा जो कि इस आपके ये जो सक्सेशन की क्रिया चल रही इसमें लास्ट में ये उस भौतिक क्षेत्र में ये समुदाय जो है स्थिर हो जाएगा, ये समुदाय जो है स्थिर हो जाएगा। यानी कि अब उसके बाद सक्सेशन आगे नहीं होगा। जहाँ पे स्थिर हो जाता है उस इकोसिस्टम में जो समुदाय स्थिर हो जाता है, जब स्थिरीकरण की प्रक्रिया हो जाती है तो ये फाइनल स्टेज होती है, जिसको कि क्लाइमेक्स या फिर चरम सीमा बोला जाता है। तो आपने, हम आशा करते हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की विभिन्न स्टेजेस होती हैं आप उसको समझ लिए होंगे। तो अगर एक बार फिर से हम सारी चीज़ें आपको रिवीजन करवा दें बहुत तेजी से, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पारिस्थितिक अनुक्रमण देखा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भौतिक स्थान पर समय के साथ विभिन्न समुदायों का जो है परिवर्तन, रूपांतरण, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि कैसे खाली स्थान से एक समुदाय आता है खाली स्थान पर, फिर उस समुदाय को दूसरा समुदाय रूपांतरित हो जाता है, फिर दूसरा समुदाय तीसरे समुदाय में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे होते होते एक लास्ट में ऐसा समुदाय होता है जो कि स्थिर हो जाता है, जिसको कि क्लाइमेक्स अवस्था बोला जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में हमने बताया विभिन्न चरण होते हैं। सबसे पहले आपका नग्नीकरण होता है। नग्नीकरण का मतलब है कोई खाली स्थान, चाहे वो पहले से खाली रहा हो या अब खाली हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, वहाँ पे आग लग गई तो वो फिर से वो खाली हो गया, तो वहाँ पे भी सक्सेशन की प्रक्रिया होगी। या फिर कोई पहले से खाली हो, वैसे तो धरती पे कोई खाली स्थान तो बचा नहीं है अब, क्योंकि
धरती को बने इतने दिन हो गए, इतने सैकड़ों हजारों क्या करोड़ों वर्ष हो गए, तो हर स्थान पे कुछ ना सारी क्रियाएं हो चुकी हैं। तो यानी कि आद्य रूप से खाली, प्राचीन रूप से खाली कोई स्थान नहीं पड़ा है। तो जैसे विभिन्न कारणवश कोई स्थान खाली हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को नग्नीकरण। किसी कारण से वहाँ के जीव नष्ट हो गए और वो जगह खाली हो गई। कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका ज्वालामुखी हो गई, बाढ़ हो गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, जंगलों को काट लिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जंगल में मान लीजिए आग लग गई, सारे पौधे मर गए, जमीन खाली हो गई, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नग्नीकरण। फिर अगला होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन में जैसे मान लीजिए उस खाली स्थान पर छोटे छोटे बीज या फिर बीजाणु या फिर छोटे जीव जो हवा या पानी या तथा जानवरों के माध्यम से यहाँ पे पहुँच गए, तो यानी कि उसको फिर क्या हो गया, प्रवास हो गया यहाँ पे हवा के माध्यम से। जैसे मान लीजिए घास के बीज यहाँ पे आ गए तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रवास। फिर अग्रह होता है कि जो जीव यहाँ पे आए हैं वो यहाँ टिक जाएं और बढ़ने लगें, उसके बोले जाता है आस्थापना। जो भी जीव यहाँ पे आया वो यहाँ पे टिक कर यहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाने लगा, यहाँ पे उनका ग्रो होने लगा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आस्थापना। फिर अब अगला आता है रिएक्शन। क्या आता है, रिएक्शन। जो नया जीव, ठीक है, रिएक्शन में बेसिकली ये होता है कि जो जीव आ रहे हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, या फिर यदि कोई जीव पहले से ही है तो जो नया जीव आया है वो पुराने जीव को हटा देता है प्रतिक्रिया करके और वो खुद स्थापित हो जाता है। तो यानी कि जब रिएक्शन होता है तो एक जीव का दूसरे जीव के मध्य, इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट के मध्य जीवों का, तो वो स्टेज क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे घास, ठीक है, घास थी, घास में आग लग गई या घास सड़ गल की मिट्टी बन गई और उस मिट्टी में झाड़ियाँ उगाई, घास कम हो गई, ये क्या कहलाएगा, आपका प्रतिक्रिया। जैसे झाड़ी जब उगेगी तो घास कम होगी ना, तो क्या हुई, प्रतिक्रिया हो गई झाड़ी और घासों के बीच में। उसके बाद आती है आपकी स्थिर अवस्था, जिसे स्टेबिलाइजेशन बोला जाता है, स्टेबिलाइजेशन या स्थिरीकरण। इसमें क्या होता है कि आइस सक्सेशन के माध्यम से एक ऐसी लास्ट में एक प्रतिक्रिया हुई, फिर प्रतिक्रिया होते होते एक ऐसा यहाँ पे समुदाय बन जाएगा जो कि स्थिर हो जाएगा, जिसमें अब आगे कोई बदलाव नहीं होगा उस समुदाय में, तो इस क्रिया को कहते हैं स्थिरीकरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा जंगल बन गया, पहले तो कुछ नहीं था, फिर वहाँ पे घासें हुई, घासों के बाद पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधों के बाद जानवर हुए, प्रक्रिया चलते चलते एक समय आती है कि वो बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा, वहाँ विभिन्न समुदाय आपस में रहने लगेंगे। फिर बिना वहाँ पे कोई बहुत बड़े हस्तक्षेप से, जैसे आग लग जाए, कुछ भी दुर्घटनाएं हो जाए, मानव वंश को नष्ट कर दे, इस प्रकार की कोई यदि बड़ी प्रतिक्रिया वहाँ पे, कोई बड़ा मतलब हस्तक्षेप वहाँ पे नहीं होता, वो प्राकृतिक या फिर मानवीकृत, तो फिर वो समुदाय वहाँ पे वो स्थिर हो जाता है, वहाँ पे वो जंगल आपका स्थिर रहेगा। तो इस प्रक्रिया को लास्ट में स्थिरीकरण बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ये पांचों चरण आपको याद रखना है, नग्नीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो हम अभी तक क्या चीज़ें देख चुके हैं, अभी हमने आज दो चीज़ देखी, जैव भू रासायनिक चक्र, और दूसरा हमने देखा पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब हम बढ़ते हैं क्लास की ओर आगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम कुछ प्रमुख पारिस्थितिकी आंदोलनों की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चिपको आंदोलन को। तो चिपको आंदोलन आपका क्या था, तो चिपको आंदोलन कुछ नहीं था, इसमें पेड़ों को जो है, पेड़ कट रहे थे और पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग इसमें आके चिपक गए कि भैया पेड़ को मत काटो, नहीं तो हमको पहले काटो फिर पेड़ को काटो। तो इसमें लोग आके चिपक जाते थे पेड़ों में, इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला गया, चिपको आंदोलन। ये आंदोलन हुआ कहाँ था, तो ये आपके उत्तराखंड, उस समय जब जब हुआ था तब उत्तराखंड नहीं बना था, तब ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तब ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था। ये हुआ था आपके उत्तराखंड के चमोली जिले में, घटना है 26 मार्च 1974 की। तो पेड़ों की कटाई से रोकने के लिए जो वहाँ के लोग थे वो पेड़ में जा जाके चिपक गए। इस अगर हम बात करें तो इस आपके आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम जो कि पूछा जाता है उनको आपको याद रखना है। उसमें आपके नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, और एक नाम और आपको याद रखना है इस आंदोलन से जुड़े हुए, चंडी प्रसाद भट्ट। इन दोनों नामों को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, पूछता है। तो इन आंदोलन से इन दोनों नामों को याद रखना है, स्थान याद रखना है, उत्तराखंड में पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए आंदोलन था, 26 मार्च 1974 को हुआ था, ठीक है। गौरा देवी का भी नाम आपको याद पढ़ लेना, लेकिन ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि वृक्षों से चिपक कर महिलाएं खड़ी हो गई थी और यह पादप संरक्षण की एक मिसाल बना, ठीक है। तो चिपको आंदोलन के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, बेसिकली ये और ये। उसके बाद अगला जो हमारा आंदोलन है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था, नर्मदा बचाओ। तो ये घटना क्या है, घटना ये है कि नर्मदा नदी पर उस समय जो है बांध बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो जब बांध बनाए जा रहे थे कि उसी के विरोध में था, ठीक है। क्यों उसके विरोध में था, क्योंकि देखिए जब बांध बनता है ना तो आसपास का जो पर्यावरण होता है उस पर बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के लिए, पर्यावरण जब बांध बनेगा तो अगल बगल के जो लोग होंगे उनको भी विस्थापित करना होगा, तो उस विस्थापन को रोकने के लिए, पुनर्वास की मांग के लिए, तो ऐसे विभिन्न मांगे थी जिनको लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका हुआ था।
तो ये आपका हुआ कहाँ पे था, तो ये आपको याद रखना कि जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से ये जुड़ा है। मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका और गुजरात हो गया आपका, ये 3 राज्यों से आपके जुड़ा है। कब हुआ था, तो इसका सन आपको याद रखना है 1985 में, 1985 से संबंधित। इसके प्रमुख नेता इसमें भी याद रखने हैं, मेधा पाटकर और बाबा आमटे, इन दोनों लोगों को आपको यहाँ पे भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला जो हमारा आंदोलन है वह है एपिको आंदोलन। वो क्या है, एपिको आंदोलन। जैसे चिपको था वैसे एपिको था, नाम भी दोनों का सेम है, चिपको एपिको। तो चिपको आपके उत्तर भारत में था, यानी कि उत्तर प्रदेश में था, और जो आपका चिपको था वो उत्तर प्रदेश, तात्कालिक उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड में था। और जो एपिको आंदोलन था ये साउथ इंडिया में था। ये कहाँ पे था, ये साउथ इंडिया में था। ये लगभग 1983 के आसपास ये आंदोलन हुआ था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आरंभ इसका कर्नाटक में हुआ था और ये भी दक्षिण भारत में पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि वनों की कटाई को रोका जाए और स्थानीय जो जंगल थे उनको संरक्षित रखा जाए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। तो हमने अभी 3 आंदोलनों को देखा, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और एपिको आंदोलन। ये तीनों आंदोलन महत्वपूर्ण है। जितनी चीज़ें हमको बताई, हमने आपको अभी बताई, उतनी ही चीज़ें इस टॉपिक से, इस तीनों आंदोलनों से इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ों को पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे अपनी क्लास में। तो अब हम पहले पारिस्थितिकी पदछाप को, जो पारिस्थितिकी पदछाप यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसको हम समझेंगे। ये क्या है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। तो हमारा टॉपिक क्या है अभी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, पदछाप, फुट मतलब पद, प्रिंट मतलब छाप, इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी। तो देखिए ये कुछ है नहीं, आप इसको एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और अच्छे से समझिए। जैसे देखिए, आप हैं, कोई एक मनुष्य है, या कोई एक गांव है, या कोई एक राज्य है, या कोई एक देश है, या कि पूरी पृथ्वी है, किसी के संबंध में ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जैसे कोई मनुष्य है, उसको कितनी बिजली चाहिए, वह कितनी बिजली का यूज कर रहा है, उसको कितना जल चाहिए, कितने पानी का यूज कर रहा है, ठीक है, कितनी कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का कितने संसाधन बेसिकली उसको चाहिए, ठीक है। तो यानी कि पारिस्थितिकी, ये सब क्या हो गए, जो कि आपकी इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, या फिर इन्वायरमेंट में जितने भी घटक उपलब्ध हैं, जितने भी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। तो मनुष्य हो, गांव हो, राज्य हो, देश हो, पृथ्वी हो, ठीक है, यानी कि कुछ भी चीज़ें जो, ठीक है, इनके दृष्टिकोण से इन सब को, जैसे मनुष्य है तो उसके जीवन यापन के लिए, गांव है तो पूरे गांव को सही से चल रहा है, उस गांव में लोगों की कितनी आवश्यकताएं हैं वो भी तो मनुष्यों से मिलकर बनाए, या फिर राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर रहा है, या देश, या फिर पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की बात करें हम बारे में, तो इन सब को, ठीक है, पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा, ठीक है, जिससे कि ये सब सुचारू रूप से चल सकें, ये सब पारिस्थितिकीय घटक हो गए। तो इनकी कितनी मात्रा, यानी कि एक मनुष्य को कितनी बिजली चाहिए, कितना जल चाहिए, कितना, ठीक है, इन चीज़ों की मात्रा है। गांव को कितना चाहिए, या राज्य को कितना चाहिए, या देश को, या फिर पृथ्वी को कितनी मात्रा इनको न्यूनतम चाहिए, जिससे कि इनकी जीवन शैली सुचारू रूप से चल सके। और ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जितना उसको चाहिए। जैसे देखिए, एक उदाहरण से अभी आपको समझाते हैं। जैसे एक मनुष्य है, एक आपका मनुष्य हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए साइकिल से चल रहा है, ये आपका साइकिल से चल रहा है। इसके घर में एसी नहीं है, इसके घर में कूलर भी नहीं है, इसके घर में फ्रिज भी नहीं है। ये 2 टाइम भोजन करता है, वो भी एकदम सादा, ये इसकी मांग है। अब एक दूसरा मनुष्य है, ये कार से चलता है, वो भी एसी वाली कार से। इसके घर में भी एसी लगी है, फ्रिज लगी हैं, 4-5 फ्रिजें लगी हैं, ठीक है, फ्रिज लगी है यहाँ पे। और ये जो है बढ़िया
मांस खाता है, मतलब नॉन वेज खाता है, या और भी ज़्यादा ये खाना खाता है, तो इसका, इस आदमी का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा, इसका जो फुटप्रिंट होगा ये कम होगा, ये कम होगा। इसका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा ये ज़्यादा होगा। जिसकी आवश्यकताएं कम हैं, जिसकी आवश्यकताएं पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों पर कम हैं, वो उसका फुटप्रिंट कम होगा। और जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का ज़्यादा उपयोग कर रहा है उसका फुटप्रिंट ज़्यादा होगा। और आपको ये ध्यान देना है कि जो सतत विकास होता है उसके लिए आपका फुटप्रिंट जो है वो कम होना चाहिए। सतत विकास के लिए फुटप्रिंट आपका कम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या आपने ये समझा कि फुटप्रिंट क्या है। तो फुटप्रिंट कुछ नहीं है, किसी मनुष्य या किसी समुदाय की बेसिक आवश्यकताओं, बेसिक जीवन शैली की पूर्ति के लिए वह इन्वायरमेंट के कितने घटकों का यूज़ कर रहा है उसका फुटप्रिंट कहलाता है। इन्वायरमेंट के आप कितनी चीज़ों को अपने जीवन में, अपने जीवन शैली को चलाने के लिए इन्वायरमेंट के कितने घटकों का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा कि वो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाएगा। फिर हमने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, ये कितनी कम चीज़ों को यूज कर रहा है, ये कितनी ज़्यादा चीज़ों को। तो जो कम को यूज करेगा उसका फुटप्रिंट कम होगा, जो ज़्यादा पारिस्थितिकी घटकों का यूज करेगा उसका फुटप्रिंट ज़्यादा होगा। यहाँ तक की बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अगर बेसिकली एक शब्द में फुटप्रिंट पे बोले तो हम इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी पर हम लोग कितना बोझ डाल रहे हैं। अब हम से मतलब एक मनुष्य भी हो सकता है, हम से मतलब एक गांव, एक राज्य, एक देश या पूरी पृथ्वी। तो पृथ्वी पर हम लोग कितना वजन डाल रहे हैं, कितना कितना हम लोग कितना उसके संसाधनों पर, कितना उसके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, कितना दोहन कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है। तो अब आप बताइए ज़्यादा संसाधनों का दोहन करना अच्छा है कि कम। तो हमने सतत विकास में देखा था कि कम से कम संसाधनों का यूज करके अपनी नीड्स को पूरा करना और भविष्य के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रखना, ये सतत विकास कहलाता है। तो जितना फुटप्रिंट कम होगा, जितना फुटप्रिंट कम होगा मतलब हम सतत विकास की ओर हैं, फुटप्रिंट ज़्यादा होगा, सतत विकास की ओर नहीं है। फुटप्रिंट कम रखना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये फिर से आपको समझा दिया, आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब यानी कि अगर हम बोलें कि आप पहले कम जल इस्तेमाल कर रहे थे, पहले बिजली कम इस्तेमाल कर रहे थे, अब ज़्यादा जल इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपका फुटप्रिंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। अब फुटप्रिंट आप लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपने हम नोट्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, फुटप्रिंट कहलाती है। ठीक है। इसमें मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। जैसे कार्बन उत्सर्जन, आप कार्बन फुटप्रिंट आप लोग पढ़े हैं, कार्बन फुटप्रिंट का नाम सुना होगा ना। तो आप कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं वो कार्बन फुटप्रिंट के अंतर्गत आता है। जैसे यूज कर रहे हैं विभिन्न चीज़ों का तो कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो उस कार्बन उत्सर्जन को भी इस फुटप्रिंट में शामिल किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जल ऊर्जा का अधिक दोहन पदछाप के आकार को बढ़ाता है। हमने बोला आप जितने ज़्यादा इस संसाधनों का यूज करेंगे तो आपका पदछाप का आकार बढ़ जाएगा, फुटप्रिंट बढ़ जाएगा। ठीक है। आप कम से कम संसाधनों का यूज करेंगे तो फुटप्रिंट कम हो जाएगा। फिर अगला एक वर्ड है कि कार्बन का सामाजिक मूल्य, इसका क्या तात्पर्य है, तो ये आपको याद रख लेना है। ये आपके यूपीएससी 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से उठाए हैं। कार्बन का सामाजिक मूल्य, 1 टन उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक आर्थिक क्षति। जैसे आपने 1 टन कार्बन का उत्सर्जन कर दिया, 1 टन कार्बन उत्सर्जन कर दिया, किसका, 1 टन उत्सर्जन कर दिया कार्बन का। ये उत्सर्जन मतलब एक कार्बन, यहाँ लिख लीजिए कार्बन के उत्सर्जन, 1 टन कार्बन उत्सर्जन। ठीक है। तो आपने 1 टन कार्बन का उत्सर्जन कर दिया, तो उस 1 टन कार्बन के उत्सर्जन से भविष्य में कितनी क्षति होगी, कितनी क्षति होगी, उसे बोला जाता है कार्बन का सामाजिक मूल्य। इसका समाज में कितना लॉस होगा 1 टन के कार्बन के उत्सर्जन में, वो क्या कहलाता है, कार्बन का सामाजिक मूल्य। ठीक है। यानी कि समाज को हमने जब 1 टन कार्बन का उत्सर्जन किया तो इस उत्सर्जन के कारण समाज को भविष्य में कितना कुछ खोना पड़ जाएगा, वो क्या कहलाता है, कार्बन का सामाजिक मूल्य। इसको आपको याद रखना है। इसकी इकाई, किसकी इकाई, इसकी इकाई हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई। ठीक है, ये याद रखना। ये भूमिमंडलीय हेक्टेयर किसकी इकाई है, तो ये आपका पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई है, फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए लिख दे रहे हैं
फुटप्रिंट आपसे पूछा जाए कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की इकाई क्या होती है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में क्या देखा, हमने आज की क्लास में देखा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखा क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ आंदोलनों को देखा, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और एपिको आंदोलन। उसके बाद हमने देखा था उसके पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझा, उसके स्टेजेस को समझा, नगरीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। उसके पहले हमने समझा कि ये आपका जैव भूरासायनिक चक्र को देखा कि विभिन्न चक्र कैसे प्रकृति में से घूमते रहते हैं। फिर हमने जैविक आवर्धन कल की क्लास में देखा था। तो आज की क्लास में हमने इतनी चीज़ों का अध्ययन किया। अब कल की क्लास में हम ये जो आपका यूनिट 2 है ये हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्लास भी आपकी 35-40 मिनट की हो गई। अब आप लोग बताइए कि क्लासेस कैसी आपको लग रही हैं। किसी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता हो तो वो सुझाव आप कमेंट में अवश्य दे दें, तथा क्लासेस को थोड़ा सा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्लासेस को लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करके बताइएगा अपना सुझाव और कोई आपको प्रश्न और जानना है तो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।